चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। पहले हम लोगों ने पढ़ा था वे सारे केसेस जिसमें फ्लूइड रेस्ट पे रहते थी, उसको हम बोलते थे फ्लूइड स्टैटिक्स। अब हम इसेंशियली स्टार्ट कर रहे हैं फ्लूइड डायनामिक्स, क्योंकि लिक्विड बहेगी या गैस बहेगी। हालांकि फ्लूइड डायनामिक्स का नाम एनसीईआरटी ने यूज नहीं किया है, पर हम अपने समझने के लिए कह सकते हैं कि लिक्विड जब तक रुकी हुई है तो फ्लूइड स्टैटिक्स की प्रॉपर्टी है, और लिक्विड अगर बह रही है तो फ्लूइड डायनामिक्स की प्रॉपर्टी है। फ्लूइड डायनामिक्स हेडिंग आप दे सकते हैं, 10.3 आर्टिकल में पढ़ा रहा हूँ। इसमें लिखा स्ट्रीमलाइन फ्लो। कहता सो फार वी हैव स्टडीड फ्लूइड्स एट रेस्ट, वही बात आ गई। सो फार वी हैव स्टडीड फ्लूइड्स एट रेस्ट, द स्टडी ऑफ द फ्लूइड इन द मोशन इज नोन एज फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड अगर बह रही है तो उसमें से रिलेटेड उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह को फ्लूइड डायनामिक्स के नाम से पढ़ा जाता है। कहता व्हेन अ water tap is turned on slowly, the water flow is smooth initially but loses its smoothness when the speed of the outflow is increased. अगर तेज टैप खोल देंगे तो पानी रैंडमली खूब इधर उधर बहेगा, और वह पानी की धार से नहीं बनेगी, पतली सी पानी की जेट से नहीं बनेगा। पानी रैंडमली कहीं तो भी भागेगा, दौड़ेगा अगर हम टैप खोल देंगे तेज। तो कहते हैं स्टडिंग द मोशन ऑफ फ्लूइड्स we focus our attention on what is happening to various fluid particles at a particular point in space at a particular time. एक पर्टिकुलर पॉइंट हमने फिक्स कर लिया स्पेस पे, और वहां से एक पर्टिकुलर टाइम पे जब पार्टिकल गुजर रहा है फ्लूइड पार्टिकल, तो उसके हालात क्या है ये हम स्टडी करने वाले हैं। एक्चुअली अभी तक हमने कुछ भी काम का नहीं पढ़ा है, इग्नोर कर दीजिए। कहता द फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज सेड टू बी स्टडी, बस आप तो यही हेडिंग दे दीजिए। देखिए स्टेडी फ्लो हमारी पहली हेडिंग है, स्टेडी फ्लो। शायद स्ट्रीमलाइन फ्लो का ही एक और नाम है। कहता है इफ वेलोसिटी ऑफ ईच पासिंग फ्लूइड पार्टिकल if velocity of each passing fluid particle at a fixed point remains same. अगर ऐसा हो रहा है तो उस फ्लो को स्टेडी फ्लो कहते हैं। The flow of the fluid is said to be steady if at any given point the velocity of each passing fluid particle remains constant in time. The remains same. Definitions कोई बहुत important नहीं है। The velocity of each passing fluid particle remains constant in time. This does not mean that the velocity at different points in space is same. हम डिफरेंट पॉइंट्स के बारे में कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं। ये भी लिख सकते हैं वेलोसिटी लिख दीजिए, वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स मे बी डिफरेंट, वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स मे बी डिफरेंट। This does not mean that the velocity at different points in the space is same. The velocity of a particular particle may change as it moves from one point to another. एक पर्टिकुलर आपने जैसे पोटेशियम परमैंगनेट का ग्रेन्यूल डाल दिया है पानी में, तो अपनी स्ट्रीक छोड़ता हुआ जा रहा है, और उसकी स्ट्रीक वही पार्टिकल जब कहीं और जाएगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है। ऐसा भी आप लिख दीजिए कि वेलोसिटी ऑफ पर्टिकुलर पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टिकल, velocity of a particular particle may change. Velocity of a particular particle may change when it moves from one point to the another, one point to the other. एक पर्टिकुलर पार्टिकल पे ही हमारी नजर है और हम उसी का ध्यान से उसको देख रहे हैं, तो वो कहीं जाता है, कहीं जाता है तो तेज हो सकता है, और कहीं वही उसी की स्पीड धीरे हो सकती है। ये सब स्टेडी फ्लो में ही डिस्कशन चल रहा है। That is at some other point the particle may have a different velocity, but every particle which passes the second point behaves exactly as the previous particle. Each particle follows a smooth path. तो आप तो ये हेडिंग दे दीजिए चाहो तो,
हेडिंग दे सकते हैं, या पहले तो अपन यही समझते हैं मीनिंग ऑफ अ स्ट्रीमलाइन। मीनिंग ऑफ अ स्ट्रीमलाइन, ऐसे ही कुछ वो बात कर रहा है कि ये पॉइंट में P है और ये पॉइंट में Q है। यहां से P से जो भी पार्टिकल गुजरेगा ना, P से जो भी पार्टिकल गुजरेगा उसकी वेलोसिटी सेम होगी, और जब ये Q पे गुजरेगा तो उसकी वेलोसिटी कुछ और हो सकती है। ऐसा आप लिख सकते हैं, एनी पार्टिकल पासिंग थ्रू P, एनी पार्टिकल, ऑफ कोर्स मैं स्टेडी फ्लो की ही बात कर रहा हूं, एनी पार्टिकल पासिंग थ्रू P will have the same speed. Any particle passing through P will have the same speed, and when this particle passes Q, this may have a different speed. This may have a different speed. शायद मेन बात वो ये कह रहा है, आगे लिख दीजिए, each particle follows a smooth path. Each particle follows a smooth path. और फिर यही लिख दीजिए, the path, this smooth path of a fluid particle, this smooth path of a fluid particle under a steady flow is called streamline. इस पाथ को हम स्ट्रीमलाइन कहते हैं। अगर स्टेडी फ्लो है तो एक फ्लूइड पार्टिकल का जो पाथ है इसको स्ट्रीमलाइन कहते हैं। इस पे स्ट्रीमलाइन की डेफिनेशन पे आधा स्टार, एक स्टार कुछ दे दीजिए, या खाली सिर्फ अंडरलाइन करके छोड़ दीजिए, स्कूल एग्जाम के हिसाब से। शायद स्ट्रीमलाइन का एग्जैक्टली क्या मीनिंग है वो किसी काम का नहीं है। हाँ, ये जरूर समझना है कि जो भी पार्टिकल P से गुजरेगा उसकी वेलोसिटी सेम होगी। यही पार्टिकल जब कहीं और से गुजरेगा तो उसकी वेलोसिटी अलग हो सकती है। फिर एक लाइन और ये लिख दीजिए कि हेडिंग लिख सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रीमलाइन। एक हेडिंग दे दीजिए प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो। नंबर 1 तो यही लिख दीजिए, path नहीं stream two streamlines do not cross each other. Two streamlines do not cross each other. एक streamline ये है और यहाँ से एक streamline ऐसी बन जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। Two streamlines do not cross each other. उसने बोला है ये पहले डायग्राम के ऊपर वाले पैराग्राफ में कि each particle follows a smooth path and the paths of the particles do not cross each other. और path को तो मैं streamline कहता हूँ ना, तो मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ कि स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है। फिर जहां स्ट्रीमलाइन इसने बोल्ड लेटर में लिखा उसके बाद लिखा है, इट इज डिफाइंड एज अ कर्व whose tangent at any point is in the direction of the fluid velocity at that point. फिर इसने डायग्राम में दिखाया भी है। नंबर 2 आप लिख दीजिए, प्रॉपर्टी आप स्ट्रीमलाइन के लिख रहे हैं, एक प्रॉपर्टी आप लिख चुके हैं कि दो स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को नहीं काटती, और दूसरी प्रॉपर्टी ये लिख दीजिए, वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल at a point velocity of a fluid particle at a point is along the tangent to the streamline at that point, is along the tangent to the streamline at that point. जैसे यहाँ पे आपको velocity चाहिए, velocity of a fluid particle at a point is along the tangent to the streamline at that point. यहाँ velocity चाहिए तो यहाँ tangent खींच दीजिए, इस जगह velocity की ये डायरेक्शन है। अगर आपको यहाँ वेलोसिटी चाहिए तो यहाँ टेंजेंट खींच दीजिए।
velocity of a fluid particle at a point is along the tangent to the streamline at that point. मेरे हिसाब से इन पे भी कोई मतलब नहीं है ज्यादा ध्यान देने का। फिर आगे कहता है कंसिडर द पाथ ऑफ द पार्टिकल एज शोन इन फिगर 10.7a। 10.7a ही इस वक्त मैंने आपके सामने बोर्ड पे बनाया हुआ है। The curve describes how a fluid particles move with time। एक पर्टिकुलर पार्टिकल का पाथ ही वो दिखा रहा है, डिपेंड करता है पानी उसमें कैसे बह रहा है। अगर पोटेशियम पर मैग्नेट मैंने छोड़ा है तो उसका जो स्ट्रीक है वो ऐसा पाथ अपने पीछे छोड़ सकती है। Consider the path of the particle as shown in figure 10.7a. The curve describes how a fluid particle moves with time. The curve PQ is like a permanent map of a fluid flow. कोई मतलब नहीं है। The curve PQ is like a permanent map of a fluid flow indicating how the fluid streams. फिर कहता है no two streamlines can cross. Point number 1 जो था ना, अब वो उसकी explanation दे रहा है। तो हम वो point पहले तो लिख चुके हैं, इसलिए आप एक question के रूप में लिख दीजिए। Why two streamlines cannot cross each other? Why two streamlines cannot cross each other? Why two streamlines cannot cross each other? No two streamlines can cross, or if they do, an oncoming fluid particle can go either one way or the other, and the fluid will not be steady. मान लीजिए ये एक स्ट्रीमलाइन है और ये एक स्ट्रीमलाइन है। अब अगर एक पार्टिकल यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो इस जगह ये भी एक टेंजेंट बनाई जा सकती है और ये भी एक टेंजेंट बनाई जा सकती है। तो पार्टिकल यहाँ भी जा सकता है और यहाँ भी जा सकता है। अब अगर पार्टिकल में रैंडमनेस है, कुछ भी हो सकता है, तो फिर वो स्टेडी फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं हुआ। दो स्ट्रीमलाइन अगर क्रॉस करेंगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे देयर कैन बी टू टेंजेंट्स representing two possible direction of resultant velocity at the same point, which is not possible. ये लाइन में आपको लिखवा देता हूँ। इस लाइन पे एक स्टार आप दे सकते हैं। If two streamlines cross each other, then at the point of intersection, two tangents can be drawn. If two streamlines cross each other, then at the point of intersection, there shall be two tangents. Two tangents can be drawn, representing the possible directions in which the fluid particle can go at the same point. इस point पे particle यहाँ भी जा सकता है, एक ये streamline है, एक ये streamline है। एक particle यहाँ से तो ऐसे ऐसे आया, पर यहाँ आने के बाद हमारी definition के मुताबिक वो यहाँ भी जा सकता है और यहाँ भी जा सकता है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर वो दो जगह जा सकता है तो फिर फ्लूइड का फ्लो स्टेडी नहीं है, स्ट्रीमलाइन नहीं है, उसमें शायद रैंडमनेस है। मेरे हिसाब से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है ये। The curve PQs, no two streamlines can cross, or if they do so, an oncoming fluid particle can go either way, either one way or the other way, and the flow would not be steady. लिख दीजिए, फिर से लिख दीजिए, in a steady flow, in a steady flow, the direction of motion of a fluid particle, in a steady flow, direction of motion of a fluid particle at a given point
at a given point is unique. एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही केवल वो जा सकता है। उसके बाद दो चॉइसेस नहीं है कि या तो यहाँ चले जाओ या यहाँ चले जाओ। उसके पास दो चॉइसेस नहीं है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही केवल जा सकता है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो केवल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जा सकता है, बस यूनिक डायरेक्शन में जा सकता है। तो फिर इन्हें क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर ये क्रॉस करेंगे तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज बनती है, और दो पॉसिबिलिटीज मतलब फिर स्टेडी फ्लो नहीं बचा। स्टेडी फ्लो में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ही केवल पॉसिबल है। The no two streamlines can cross, comma, if they do so, an oncoming fluid particle can go either one way or the other, and the flow would not be steady. Hence, in steady flow, the map of flow is stationary in time. जो मैप बना रहे हैं वो एक बार बना लिया तो बना लिया, वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने ऐसा बना लिया, मान लीजिए ऐसा बना लिया मैप मैंने वेरियस स्ट्रीमलाइंस का, तब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा। जो भी पार्टिकल आते जाएंगे वो ऐसे ही फॉलो करते जाएंगे। तो ये लाइन किसी काम की है नहीं मेरे हिसाब से। तो the steady flow, your map of flow is stationary in time. This is a map of flow, various streamlines. हेडिंग दे सकते हैं मैप ऑफ फ्लो, इंपॉर्टेंट नहीं है। मैप ऑफ फ्लो, और इसको बना दीजिए और बोल दीजिए वेरियस स्ट्रीमलाइंस इन अ रीजन। एक रीजन में बहुत सारी जो आसपास की वेरियस नियर बाय स्ट्रीमलाइंस। And this does not change with time in a steady flow. एक steady flow में ये टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। जो भी यहाँ आएगा वो ऐसे जाएगा, जो भी यहाँ आएगा वो ऐसे जाएगा। ये रास्ता डिफाइन हो चुका है, ये रास्ता एकदम रोड जैसे बन चुका है, रोड मैप जैसा बन चुका है। रास्ता डिफाइंड है, रोड मैप डिफाइंड है। तो जो भी यहाँ आएगा उसे यहीं जाना होगा, चाहे आज आए, चाहे कल आए, चाहे परसों आए। रोड मैप एक पर्टिकुलर गिवन स्टेडी फ्लो में टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। ये लाइन भी किसी काम की नहीं। इतना डीप थ्योरी में जाना नुकसान ही ज्यादा देगा आपको बजाय किसी भी फायदे के। कहता हाउ डू वी ड्रॉ क्लोजली स्पेस्ड स्ट्रीमलाइंस? If we intend to show a streamline of every flowing particle, and this would end up with continuum of lines. अगर हर पार्टिकल का आपको स्ट्रीमलाइन बनाना है फिर तो कोई गैप ही नहीं बनेगा। एक यहाँ है और एक इसके ठीक नीचे आएगा। मैंने तो इतना गैप दिखा दिया, इतना भी गैप नहीं दिखाऊंगा क्योंकि कुछ पार्टिकल तो यहाँ भी होंगे ना, उनकी बात कौन करे। अगर आप सारे फ्लूइड पार्टिकल्स का मैप बनाएंगे तो फिर तो कंटीन्यूअस लाइंस आ जाएगा, और कंटीन्यूअस कोई वो कॉन्टिनम क्या है। If we intend to show streamline of every flowing particle, we would end up with a continuum of lines. Consider planes perpendicular to the direction of flow. For example, at 3 points P, R, and Q, 10.7 B में, ठीक है, 10.7 B बनाते हैं। The plane pieces are so chosen that their boundaries be determined by the same set of streamlines. ये आप हेडिंग दे दीजिए। अच्छा, जो ए था, ए जो अपन ने डायग्राम बनाया था पहले, उसको ये बोल रहा है टिपिकल ट्रेजेक्टरी ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल। जो डायग्राम ए बनाया था, टिपिकल ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी मतलब पाथ। ये जो डायग्राम था उसके आजू बाजू आप लिख सकते हैं, उसके ऊपर लिख सकते हैं टिपिकल ट्रेजेक्टरी ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल। वो पाथ डिफाइंड है और इस पाथ को मैप कह रहे हैं। जिसने भी एक बार इस स्ट्रीमलाइन को पकड़ लिया उसका रोड मैप फिक्स हो गया। फिर आप हेडिंग दे सकते हैं a region of streamline flow, a region of streamline flow। ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, और ये ऐसे जा रहा है, a region of streamline flow। तो ये यहाँ पे इसका नाम, यहाँ पर ऐसा है कुछ और यहाँ पे ऐसा है कुछ। ये B है, ये R है और ये Q। एरो, अगर ये डायग्राम आप बनाते हैं तो एरो जरूर दिखाइएगा। अगर ये स्कूल एग्जाम्स में आप ये डायग्राम बनाते हैं, कंपटीशन के लिए तो ये किसी भी काम का नहीं है, पर स्कूल एग्जाम्स में अगर आप इनके डायग्राम बनाते हैं तो एरो जरूर दिखाइएगा। कहता है
the plane pieces are so chosen that their boundaries be determined by the same set of streamlines. This means that number of fluid particles crossing the surfaces as indicated at PRQ is the same. But the number of particles जो यहाँ से गुजर रहा है और जो यहाँ से गुजर रहा है वो सेम है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर स्ट्रीमलाइन ये फिक्स्ड है हमेशा के लिए और ये हमेशा के लिए फिक्स्ड है। यहाँ से जितने पार्टिकल आ रहे हैं वही सब यहाँ से गुजर रहे हैं। इसे भी हम कर शायद नहीं समझ रहे और कोशिश भी नहीं कर रहे। The plane pieces are so chosen that their boundaries can be determined by the same set of streamlines. ये पहली स्ट्रीमलाइन है सारे के सारे, ये दूसरी स्ट्रीमलाइन है और ये तीसरी स्ट्रीमलाइन है। This means that the number of fluid particles crossing the surfaces as indicated at P, R, and Q is the same. Area of cross section at these points are AP, AR, and AQ, and the speeds of fluid particles are VP, VR, and VQ. Then mass of the fluid. यहाँ finally थोड़ी ये mathematics की तरफ बढ़ रहा है। ये जो एरिया है ये AP है, यहाँ जो एरिया है वो AR है, यहाँ जो एरिया है वो AQ है, यहाँ जो वेलोसिटी है वो मान लीजिए VP है, यहाँ जो वेलोसिटी है VR है और यहाँ जो वेलोसिटी है वो VQ है। एरिया अपना अपना A है और वेलोसिटी अपनी अपनी V है। हाँ, यहाँ ये थोड़ी काम की बात की तरफ फाइनली बढ़ रहा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसने दे दिए AP, AR और AQ और स्पीड ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स दे दी VP, VR और VQ। Then mass of the fluid delta MP crossing at AP in a small interval of time delta T। ठीक है, यही हम लिख रहे हैं यहाँ पर, डायग्राम आपने बना लिया है और लिख रहे हैं mass of fluid crossing P in a time delta T। ये कितना? मास का बेसिकली फॉर्मूला तो मुझे याद नहीं आता ज्यादा सिवाय डेंसिटी टू वॉल्यूम के। अब डेंसिटी का तो मैं कुछ कर नहीं सकता, वॉल्यूम को मैं कुछ एरिया इनटू लेंथ लिख सकता हूं, डेंसिटी का तो कुछ कर नहीं सकता। ये एरिया इनटू लेंथ हो गया और टाइम यहाँ से जितना टाइम डेल्टा टी में गुजरा है, ये लेंथ जो होगी यहाँ से मैं लेंथ लूंगा, शायद वो उस लेंथ को भी एल डेल्टा टी ले लूंगा। एक मिनट चेक कर लूं। हाँ, फॉर्मूला तो यही है, mass of the fluid delta MP crossing at AP in a small interval of time delta T is this। इसको मैं density into area into velocity mass per unit time में साफ साफ लिख देता हूं। मैं मास नहीं निकाल रहा हूं, एक्चुअली मास का फॉर्मूला हो जाता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और मास पर यूनिट टाइम का फॉर्मूला निकाल रहा हूं मैं। वॉल्यूम को मैं एरिया इनटू लेंथ कर दूंगा, वॉल्यूम और ऐसा ये टी कर दूंगा लेंथ बाय टाइम। ये हो जाएगा रो इनटू ए और लेंथ अपॉन टाइम को हम लिख देंगे वेलोसिटी। ये मास पर यूनिट टाइम है, सो टोटल मास इन टाइम टी इन टाइम डेल्टा टी, ये जो हो जाएगा रो ए वी और फिर डेल्टा टी। अभी तक ये डिस्कशन जो मैंने किए हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, काम के नहीं है, इन पर आप इन्हें इग्नोर मार सकते हैं। यहाँ जरूर कुछ रिविजन तो हो रहा है, डायरेक्टली ये डेरिवेशन काम का नहीं है, पर यहाँ जो बातें हैं वो सब हमें आनी ही चाहिए। मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी टू वॉल्यूम। पहले मैंने मास पर यूनिट टाइम निकालना चाहा, वॉल्यूम को मैंने इन जनरल किसी सिलेंडर की वॉल्यूम एरिया टू लेंथ टाइप की होती है, तो डायमेंशनली कम से कम मैं वॉल्यूम को एरिया टू लेंथ लिखूंगा और मैं मास पर यूनिट टाइम निकाल रहा हूँ, टाइम से मैं डिवाइड कर दूंगा, लेंथ अपॉन टाइम हो जाएगा एक वेलोसिटी। यहाँ पे कोई छोटा सा ये सिलेंडर इमेजिन कर रहा होगा, अब उसमें से कह रहा है यहाँ से टाइम टी में टोटल मास कितना गुजरा, तो ये मास पर यूनिट टाइम है और टाइम टी में अगर आपको मास चाहिए तो टी से वहां मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये डायरेक्टली तो हमारे किसी काम का नहीं है, पर ये सारी ये लैंग्वेज मैथमेटिकल लैंग्वेज हमारी धीरे धीरे सुधरती ही जानी चाहिए। इस समय तो मैं इसे नहीं कहूंगा कि आप दोबारा पढ़ें, क्योंकि अभी हम बस सिर्फ कोर को पकड़ना चाहते हैं। सिमिलरली मास ऑफ द फ्लूइड डेल्टा एमपी क्रॉसिंग एपी पे इतना होगा और क्यू पे इतना होगा। The mass of the liquid flowing out equals the mass flowing in।
holds in all cases. बस आप तो ये मास का डेरिवेशन तो बाद में देखेंगे, मास के डेरिवेशन के डिटेल में नहीं जा रहे, पहले एक थ्योरी का कॉन्सेप्ट पकड़ रहे हैं कि यहाँ से जो मास आ रहा है वही यहाँ से मास जा रहा है। मान लीजिए ऐसा एक पाइप है, ये पाइप है, तो पाइप को यहाँ टच करके जो स्ट्रीमलाइन जा रही है, ऐसा पाइप का शेप ही है, तो पाइप को यहाँ टच करके जो स्ट्रीमलाइन जा रही है वो ऐसी है, और यहाँ जो जा रही है वो स्ट्रीमलाइन ऐसी है, और एक पाइप में से जितना पानी अंदर घुसेगा 1 सेकंड में, उतना ही पानी 1 सेकंड में बाहर निकलेगा। ऐसा ही हम लिखना चाहेंगे। मास एंटरिंग इज इक्वल टू मास लीविंग। जितना मास एक बार यहां से एंटर हुआ उतना ही मास निकलेगा, क्योंकि रास्ते में और कोई मास तो ऐड हो नहीं गया और कोई और रास्ता है भी नहीं मास के जाने का। पाइप है तो क्लोज पाइप है, तो जितना पानी यहाँ से घुसेगा उतना बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो अगर मैं टाइम टी में मास की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो मास है, मास एट पी इज इक्वल टू मास एट आर इज इक्वल टू मास एट क्यू। सो डेंसिटी टू वॉल्यूम, वॉल्यूम इन एरिया इनटू लेंथ, और लेंथ है वेलोसिटी इनटू टाइम, v डेल्टा टी, ये एरिया पी पर, ये वेलोसिटी पी पर, इज इक्वल टू रो ए क्यू v क्यू डेल्टा टी, अभी क्यू जो आर वाला है, सॉरी, ये मास है डेंसिटी टू वॉल्यूम, वॉल्यूम है एरिया इनटू लेंथ, और लेंथ है वेलोसिटी इनटू टाइम, लेंथ है वेलोसिटी इनटू टाइम। दिस इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू एरिया, और वॉल्यूम लिख रहा हूँ, एरिया इनटू लेंथ लिख रहा हूँ, और ये क्यू की बात चल रही है, सो वेलोसिटी एट क्यू डेल्टा टी। ये एक्सप्रेशन भी काम की नहीं है, अगर कुछ काम की है तो ये जो अलग से हम दोबारा लिखवाएंगे, इसे आप इसे इग्नोर मार दीजिए, ये इक्वेशन हमारे किसी काम की नहीं है, इसे दोबारा मत पढ़िएगा। अच्छा, कह रहा है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स है, मैंने तो डेंसिटी शुरू से सेम ही लेके चली थी, कायदे से मैं तो अगर जनरल बात कर रहा हूँ तो मैं डेंसिटी भी अलग अलग ले लेता हूँ, फिर मैं कहता हूँ फ्लूइड्स तो हम इनकम्प्रेसिबल ही पढ़ते हैं क्या, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स में डेंसिटी सेम होती है, तो दोनों तरफ से डेंसिटी का टर्म आप काट दीजिए और टाइम भी आप काट दीजिए, टाइम भी काट दीजिए, क्योंकि आप सेम टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं। 5 सेकंड में यहां से जितना पानी घुसेगा 5 सेकंड में उतना ही पानी वहां से निकलेगा। Incoming amount of incoming water will all in a given time will definitely be equal to the amount of outgoing water in the same time. तो डेल्टा टी भी काट दीजिए, अगर आप डेल्टा टी भी काट रहे हैं तो आपको ये रिजल्ट मिल रहा है, एरिया इनटू वेलोसिटी एट पी इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी एट आर इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी एट क्यू। मैं तो अभी इस पे भी कोई खास ध्यान नहीं दे रहा हूं बस, और इसको जरूर अब हम फाइनली नाम दे रहे हैं, इसे यही सब बातें दोबारा पढ़ाएंगे, इस पे जरूर हम 5 स्टार दे देंगे। हेडिंग है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इस पे जरूर हम इस डिस्कशन को दोबारा पढ़ रहे हैं, और हेडिंग है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो आपने जब ये डेरिवेशन किया उसके स्टेप्स आप एक बार भी मत पढ़िएगा, हम अपने डिस्कशंस को समराइज कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के नाम से। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहली बात तो मैं कह रहा हूँ कंटिन्यूटी मतलब जो डिस्कशन हम करने वाले हैं ये केवल उस फ्लूइड के लिए है जो कंटिन्यूअसली बह पा रही है, जिसका फ्लो कहीं भी आगे जाके रुका हुआ है, उसमें ये डिस्कशन वैलिड नहीं है। ऐसा लिख दीजिए, द फॉलोइंग इक्वेशन इज वैलिड ओनली इफ the following equation is valid only if a fluid is able to flow continuously, is valid only if a fluid is able to flow continuously, तभी तो इसका नाम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कहीं भी अगर रास्ते में एक अवरोध आ गया, एक स्टॉपर आ गया, तो ये इक्वेशन आप नहीं लगा सकते। अगर फ्लूइड रेस्ट पर है, फिर से लिख दीजिए ब्रैकेट में, दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू फ्लूइड एट रेस्ट, वो कंटिन्यूअसली थोड़ी ना बह रही है। फ्लूइड स्टैटिक्स में दिस इक्वेशन इज नॉट वैलिड, ये इक्वेशन फ्लूइड स्टैटिक्स में वैलिड नहीं है। और आगे लिख दीजिए अलग से, फिर से आप 5 स्टार दे दीजिए। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ, या लिखिए इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास, और ब्रैकेट में लिख दीजिए इनकमिंग मास
इज इक्वल टू आउटगोइंग मास। अगर एक फ्लूइड कंटिन्यूसली बह रही है तो जितना अंदर आ रहा है मास उतना ही बाहर जाएगा, क्योंकि कहीं और तो गया नहीं और एक्स्ट्रा कहीं रास्ते में मिला भी नहीं, एक ही रास्ता है, तो जितना आएगा उतना ही जाएगा। फिर अगली लाइन में लिख दीजिए कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज वैलिड फॉर, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज वैलिड फॉर नंबर 1 इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स। नंबर 1 इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स मतलब जिनकी डेंसिटी कांस्टेंट है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स। और नंबर 2 फ्लोइंग लिक्विड्स, फ्लूइड डायनामिक्स। बहती हुई लिक्विड में, कंटिन्यूअसली बहती हुई लिक्विड में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वैलिड है, और ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होनी चाहिए जिसकी कि हम डेंसिटी कांस्टेंट मान सकें। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का मतलब होता है जिसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, जहां प्रेशर बढ़ा के मॉलिक्यूल्स को पास नहीं ला सकते, आप वॉल्यूम को नहीं घटा सकते, मैथमेटिकल बात करनी चाहिए केवल। और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का मैथमेटिकल मतलब है डेंसिटी कांस्टेंट। बस इन जनरल वो फाइनल फैसला दे रहा है। बेसिकली तो वो कह रहा है कि मास इज इक्वल टू कांस्टेंट, मास कांस्टेंट है तो डेंसिटी इनटू एरिया इनटू लेंथ कांस्टेंट है, the mass per unit time is constant, so density into volume upon time is constant, or volume and area into length upon time is constant। density को तो हटा ही दीजिए क्योंकि density constant है, तो मतलब फाइनल फैसला ये हुआ A into V is a constant। इस बात पे आप फिर से 5 स्टार लगा दीजिए। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से बेसिकली हमारा यही फाइनल डिसीजन है, एरिया इनटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यही मतलब है, एरिया इनटू वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट। ये सब दोबारा मत देखिए। हाँ मैं मास की बात कर रहा हूँ कि मास पर यूनिट टाइम की बात कर रहा हूँ, वो जरूर आप हल्का सा ध्यान दे सकते हैं 1-2 बार। डायरेक्टली अभी तक मैंने अगर कोई काम की बात की है तो सिर्फ इतनी सी कि कंटिन्यूटी इक्वेशन ये कहती है एरिया इनटू वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट, एंड दिस इज अ सुपरस्टार। हमें इसकी बहुत जरूरत पड़ती रहेगी, एरिया इनटू वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट। इसके अलावा हमने यहाँ जितनी बातें पढ़ी हैं इनमें से एक भी बात किसी भी काम आपके नहीं आने वाली है। हाइपोथेटिकली क्वेश्चन बनाए तो जा सकते हैं, थ्योरी के क्वेश्चन आपको राइट्स में तो मिलेंगे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रीमलाइन, ऑल दैट इज नॉनसेंस। वो सब कभी भी बाद में सीखा जा सकता है, उस पर आप अभी ध्यान ना दें। मेरे हिसाब से तो वो बिल्कुल ही काम का नहीं है, पर अगर है भी काम का तो हम उसे बाद में सीख लेंगे। जो फॉर सर्टेन काम का है पहले उसको तो सीख लें, जहां हमें तकलीफ आती है, जिसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, जिसके लिए ज्यादा रिविजन चाहिए, वो तो हम पहले सीख लें। तो एक ही काम की बात मैंने आपको बताई है, एरिया इनटू वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप शुरू में थ्योरी के क्वेश्चंस बिल्कुल ना किया करें। जब एक टॉपिक पे जब तक आप 100-200 न्यूमेरिकल ना कर लें तब तक थ्योरी के पढ़ना तो दूर, थ्योरी के क्वेश्चंस भी मत करें, टाइम बचाइए। नहीं तो एक टॉपिक आपका हो ही नहीं पाएगा और बैकलॉग इकट्ठा होता जाएगा। अगर आपको बैकलॉग का डर है, बैकलॉग नहीं होने देना है, तो टाइम बचाइए और गैर जरूरी चीजों को मत करिए। थ्योरी के सवाल करना और थ्योरी पढ़ना गैर जरूरी है, फॉर्मूलों को पढ़ना और उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल को करना अभी केवल उतना ही काम है आपका। तो गैर जरूरी चीजों से टाइम बचाइए और कोई बैकलॉग इकट्ठा मत होने दीजिए आपका। तो AB गिव्स द वॉल्यूम फ्लक्स और फ्लो रेट, तो हम इसे हेडिंग दे देते हैं, हेडिंग दे दीजिए वॉल्यूम फ्लक्स। और वॉल्यूम फ्लक्स को लिख दीजिए रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो, बस रेट ऑफ फ्लो ऑफ अ लिक्विड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ अ लिक्विड। नाउ रेट का तो मतलब ही होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ फ्लो, ब्रैकेट में फ्लो रेट भी कहते हैं इसे, वॉल्यूम फ्लक्स को ब्रैकेट में फ्लो रेट कह दीजिए, फ्लो रेट। तो एक्चुअली दिस इज वॉल्यूम अपॉन टाइम। इसको एक्चुअली डिस्चार्ज का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि फिलहाल तो एनसीईआरटी ने नहीं दिया, वॉल्यूम अपॉन टाइम। सो इसकी यूनिट अगर हम बात कर लें तो यह है मीटर क्यूब पर सेकंड। A into V is the volume flux। तो ठीक है, मैं इसको देख रहा हूँ, जो वॉल्यूम फ्लक्स है, जो वॉल्यूम अपॉन टाइम है, तो वॉल्यूम तो वही होता है ना, एरिया इनटू लेंथ अपॉन टाइम। तो हाँ, ये
एरिया इंटू वेलोसिटी हो गया ना, तो वॉल्यूम फ्लक्स का फॉर्मूला A इंटू V होता है, वॉल्यूम फ्लक्स का फॉर्मूला A इंटू V होता है, अलग से इसके भी 5 स्टार दे दीजिए। कंटिन्यूटी इक्वेशन का इसका मतलब यह है कि वॉल्यूम फ्लक्स कांस्टेंट है, एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट है, डेंसिटी और मास की अब हम आज से हम ये नहीं करेंगे कि इनकमिंग मास इज इक्वल टू आउटगोइंग मास, बेसिस तो वही है, पर मास की बात क्यों करें, डेंसिटी का लफड़ा बीच में क्यों पालें, सीधे काम की बात करिए कि वॉल्यूम फ्लक्स कांस्टेंट होता है, हम इनकमिंग मास इज इक्वल टू आउटगोइंग मास को भी आज से छोड़ रहे हैं, हम केवल ये कहना चाहते हैं कि वॉल्यूम इनकमिंग वॉल्यूम इज इक्वल टू आउटगोइंग वॉल्यूम, वॉल्यूम फ्लक्स इज कांस्टेंट, अलग से लिख दीजिए, फॉर अ कंटीन्यूअसली फ्लोइंग लिक्विड, फॉर अ कंटीन्यूअसली फ्लोइंग लिक्विड वॉल्यूम फ्लक्स इज कांस्टेंट थ्रूआउट द पाइप ऑफ फ्लो, पाइप की बात ही ले आया फाइनली, थ्रूआउट द पाइप ऑफ फ्लो, पाइप किसी भी शेप का होगा, अगर एक ही जगह बस एंट्री है, पाइप में कहीं छेद नहीं है, पाइप में से पानी का लीकेज नहीं है, तो फिर तो जितना पानी 1 सेकंड में एंटर होगा उतना ही पानी 1 सेकंड में बाहर निकलना ही होगा, क्योंकि रास्ते में कहीं वो इकट्ठा भी नहीं हो रहा, जैसा पानी आ रहा है उसी डेंसिटी का पानी बाहर कंटिन्यूअसली निकलता जा रहा है। अभी तक भी हमने सिर्फ एक काम की बात पढ़ी है और वो है वॉल्यूम फ्लो रेट इज कांस्टेंट, कहता दिस इज एसोसिएटेड, कहता है thus at a narrower portion where the streamlines are closely spaced, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन लिख दीजिए, पाइप ऐसा है, एक पाइप ऐसा है, ड्रॉ द स्ट्रीमलाइंस, एक पाइप ऐसा है नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, कहीं पाइप मोटा है कहीं पाइप पतला है, एक पाइप ऐसा है, ड्रॉ द स्ट्रीमलाइंस, स्ट्रीमलाइंस यहाँ पे ऐसी बनेगी शायद, यहाँ पे स्ट्रीमलाइंस आर मोर स्ट्रीमलाइंस आर फार अपार्ट, यहाँ स्ट्रीमलाइंस दूर दूर है और यहाँ स्ट्रीमलाइंस आर क्लोज, ये नैरोअर सेक्शन है, यहाँ एरिया कम है, एरिया लेस है, और ये ब्रॉडर सेक्शन है पाइप का, ये ब्रॉडर सेक्शन है पाइप का जहाँ एरिया मोर है, ब्रॉडर सेक्शन है पाइप का जहाँ एरिया ज्यादा है, तो जहाँ एरिया कम होता है वहाँ स्ट्रीमलाइंस पास पास होती है, नंबर ऑफ स्ट्रीमलाइंस सेम होती है, अगर यहाँ से 1000 स्ट्रीमलाइन आ रही है तो यहाँ से भी 1000 लाइन स्ट्रीमलाइन निकलेंगी, और कम एरिया से निकलेंगी तो यहाँ पास पास होंगी, एक पर्टिकुलर स्ट्रीमलाइन के अलॉन्ग एक पार्टिकल आता है और उसी स्ट्रीमलाइन के अलॉन्ग वो बाहर निकल भी जाता है, अगर एक इसको पकड़ के आए, इस रास्ते को पकड़ के आए तो इस रोड पे ही चलता जाएगा और बाहर निकल जाएगा, रोड मैप फिक्स्ड है, कहता है thus at narrower portion where the streamlines are closely spaced, स्ट्रीमलाइंस हैं तो उतनी, तो यहाँ पर फिर पास पास हो जाएंगी, velocity increases and vice versa, भाई यहाँ हम कह रहे हैं एरिया ब्रॉडर into velocity broader is equal to area smaller into velocity smaller, तो जहाँ एरिया कम है वहाँ वेलोसिटी ज्यादा होना चाहिए, यहाँ वेलोसिटी लेस हो जाएगी और यहाँ वेलोसिटी मोर हो जाएगी, एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट है, बस आपको तो यही समझना है कि तो जहाँ एरिया कम है वहाँ वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन ये तो वही क्लियर कह रहा है जहाँ एरिया ज्यादा है वहाँ वेलोसिटी कम है, the fluid is accelerated while passing from R to Q, ये मान लेते हैं ये R पोर्शन है और ये Q पोर्शन है, ऐसा एक स्ट्रीमलाइन उसने दिखाया था, R से Q में इसकी वेलोसिटी यहाँ कम है और यहाँ वेलोसिटी ज्यादा है, इसलिए वेलोसिटी एक्सेलरेटेड है, ये बात भी आप अलग से क्वेश्चन देके लिख दीजिए, अलग से क्वेश्चन देके लिख देते हैं, बोल रहा है पाइप ऐसा दिखाया है, ये सेक्शन R है, ये सेक्शन Q है, ये सेक्शन R है और ये सेक्शन Q है, और बोल रहा है when a fluid of course मैं हमेशा स्टडी फ्लो की ही बात करूंगा, when a fluid flows continuously from R to Q, when a fluid continuously flows from R to Q, the fluid is accelerated, the fluid is accelerated, true or false,
यहां से यहां तक जाने में फ्लूइड एक्सेलरेटेड है, ट्रू या फॉल्स? तो आंसर है ट्रू, क्योंकि VQ इज ग्रेटर देन VR, और वेलोसिटी के बढ़ने को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी प्रीवियस इंस्टेंट के वेलोसिटी की तुलना में ज्यादा है तो उसको एक्सेलरेशन कहा जाता है। हाँ, यहाँ से यहाँ तक आने में फ्लूइड में एक्सेलरेशन हो रहा है। और कहता है दिस इज एसोसिएटेड विद चेंज इन प्रेशर इन फ्लूइड फ्लो इन अ हॉरिजॉन्टल पाइप। अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो प्रेशर में भी चेंज होगा। किस तरह से ये तो नहीं बताया उसने, ये तो हम आगे ही देखेंगे, बट आप ऐसे ही कुछ लिख दीजिए कि प्रेशर एट द 2 पॉइंट्स इज डिफरेंट। प्रेशर एट द 2 पॉइंट्स इज डिफरेंट। वेलोसिटी भी डिफरेंट है तो प्रेशर भी डिफरेंट है। एग्जैक्टली कैसे ही हमें नहीं पता। अभी तक भी इसेंशियली हमने एक ही काम की बात सीखी है, और वो ये कि फ्लो रेट यहाँ पे और फ्लो रेट यहाँ पे सेम है। A इंटू वी यहाँ पे और A इंटू वी यहाँ पे सेम है। अब हम मास की बातें ज्यादा नहीं करेंगे कि इनकमिंग मास इज इक्वल टू आउटगोइंग मास। अब हम बोलेंगे इनकमिंग वॉल्यूम इज इक्वल टू आउटगोइंग वॉल्यूम। A इंटू वी यहाँ पे और A इंटू वी यहाँ पे सेम, और उससे फिर वेलोसिटी की और प्रेशर की बातें की जा सकती हैं, जो कि अभी हम ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। The steady flow is achieved at low flow speeds beyond a limiting value called critical speed. आप हेडिंग दे दीजिए क्रिटिकल स्पीड। क्रिटिकल स्पीड ये थोड़ा काम का है। क्रिटिकल स्पीड थोड़ा काम का है। अगर स्पीड क्रिटिकल से कम है तो फ्लो जो है वो स्ट्रीमलाइन होगा। बस ऐसे ही डायरेक्ट लिख दीजिए। 3 स्टार आप इस पे दे दीजिए और लिख दीजिए if speed of flowing fluid is less than critical speed, अगर फ्लोइंग फ्लूइड की स्पीड क्रिटिकल स्पीड से कम है then the flow is steady। अगर स्पीड क्रिटिकल स्पीड से कम है तो फ्लो स्टेडी है। and if speed is greater than critical speed, अगर स्पीड क्रिटिकल स्पीड से ज्यादा है then the flow becomes turbulent। अगर स्पीड क्रिटिकल स्पीड से ज्यादा है then the flow becomes turbulent। कहता है one sees this when a fast moving stream encounters rocks। अगर तेजी से पानी बह रहा है और रास्ते में चट्टान आ जाए तो शायद उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और उसका मोशन टर्बुलेंट हो जाएगा। पानी के झरने से आपने बचपन में खूब खेला है और आप जानते हैं पहाड़ से पानी आता है, रास्ते में चट्टान आ जाती है, पत्थर आ जाता है, तो वहाँ पानी कटता है और वो इधर उधर रैंडमली कहीं तो भी बहता है। किसी भी डायरेक्शन में कोई भी जा रहा है, जहाँ रैंडमनेस आ गई, टर्बुलेंस का मतलब देख दीजिए रैंडमनेस। इसके रास्ते में जब पत्थर आ जाता है, स्मॉल फोमी वर्लपूल लाइक रीजन्स कॉल्ड व्हाइट वाटर रैपिड्स आर फॉर्म। हम इसमें कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, रैंडमनेस। स्पीड अगर एक लिमिट से कम है तो तुम स्टेडी हो, और अगर स्पीड एक रैंडम से ज्यादा है तो तुम टर्बुलेंस में आ चुके, तब मोशन तुम्हारा टर्बुलेंट कहलाएगा। कहता फिगर 10.8 displays streamlines for some typical flows। For example 10.8a describes a laminar flow। तो आप हेडिंग दे दीजिए लेमिनार फ्लो, LAMINAR, लेमिनार फ्लो। एक पत्ते लेमिना की तरह पतले पतले इसका स्ट्रीमलाइन जो है लेमिनार फ्लो। बस इसमें लिख दीजिए velocities at different points in the fluid, velocities at different points in the fluid may have different magnitudes, but their velocities, but the directions are parallel। लेमिनार फ्लो को इसे कहते हैं। लेमिनार फ्लो में ये हमेशा पैरेलल ही रहेगा, कहीं कहीं ये पास पास होंगी, कहीं कहीं ये दूर दूर होंगी, ये लेमिनार फ्लो है। यहाँ लाइंस ऑफ, यहाँ स्ट्रीमलाइंस क्लोज है, अगर यहाँ स्ट्रीमलाइंस क्लोज है तो यहाँ वेलोसिटी ज्यादा है, पर डायरेक्शन सारे पार्टिकल की सेम। स्ट्रीमलाइन फ्लो ऐसा होता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो में आप ये नहीं कह सकते सारे पार्टिकल की वेलोसिटी सेम, ये भी स्ट्रीमलाइन फ्लो है, and maybe this is a special case of streamline flow। This is a special case of streamline flow।
मतलब all laminar flows are steady and can be represented by streamlines. ये भी स्ट्रीमलाइन फ्लो है, ये भी स्ट्रीमलाइन फ्लो है. स्ट्रीमलाइन फ्लो इज नॉट सेम एज लेमिनार फ्लो, बट ये सारी बातें इंपॉर्टेंट नहीं है. इन जनरल स्ट्रीमलाइन फ्लो is not same as laminar flow. आप इन टर्म्स को लूजली यूज नहीं कर सकते. और ये सब इडियोटिक बातें हैं, नॉनसेंस बातें हैं, अनसेंट फालतू की थ्योरी पढ़ाई जा रही है जिसका कोई मीनिंग नहीं है. इसमें क्योंकि इसकी डायरेक्शन यहाँ है तो इसकी डायरेक्शन यहाँ है, इसमें तो सबकी डायरेक्शन सेम है. ये भी स्लो मोशन है, ये रैपिड नहीं है. कहीं वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है, तो जहाँ पास पास है वहां स्ट्रीमलाइन, जहाँ वेलोसिटी ज्यादा है वहां स्ट्रीमलाइन पास पास दिखा दी है. लेमिनार फ्लो का मतलब है बस डायरेक्शन सबकी सेम है, और स्ट्रीमलाइन फ्लो में एक डेफिनेट पाथ एक पार्टिकल फॉलो करता है. यहाँ जो पार्टिकल आएगा वो केवल इसी पाथ के अलॉन्ग जाएगा, वो कभी वहां नहीं चला जाएगा. कुछ ऑर्डरलीनेस तो है, स्ट्रीमलाइन है ऑर्डरलीनेस, और ऑर्डरलीनेस को ही हम लोग स्टडी भी कहते हैं. स्ट्रीमलाइन फ्लो, ऑर्डरली फ्लो, स्टेडी फ्लो, ये एक ही बात है. स्ट्रीमलाइन फ्लो, ऑर्डरली फ्लो, स्टेडी फ्लो, ये एक ही बात है. And one of its example is laminar flow. But all laminar flows are not streamline flow. They are not steady flow. This is also being represented by streamlines. This is also being represented by streamlines. और यहाँ streamlines different है और यहाँ streamlines different है. खैर ये डिस्कशन पूरी तरह एकदम फर्जी है, इसके लफड़े में ज्यादा पढ़ना नहीं है. यहाँ से इसे इग्नोर कर दें और आगे निकल लें. अब तक हमने सिर्फ एक काम की बात पढ़ी है, अब तक हमने सिर्फ एक काम की बात पढ़ी है, और वो है एरिया इनटू वेलोसिटी कांस्टेंट, कंटिन्यूटी इक्वेशन. फ्लो रेट इसे कहते हैं, वॉल्यूम अपॉन टाइम को वो एक काम की बात. दो ही चीजें पढ़ाई हैं, एक फ्लो रेट यानी एरिया इनटू वेलोसिटी यानी वॉल्यूम अपॉन टाइम, और दूसरे कंटिन्यूटी इक्वेशन दैट इज a1 v1 is equal to a2 v2. बस स्ट्रीमलाइन के बारे में, स्टडी फ्लो के बारे में सारी बातें हैं, वो किसी भी काम के लिए. फिर आगे कह रहा है displays streamlines for some typical flows. For example, 10.8 describes laminar flow where the velocities at different points of fluid may have different magnitudes but the directions are parallel, and figure 10.8b gives a sketch of turbulent flow. B कहता है डायग्राम के नीचे a jet of air striking a flat plate placed perpendicular to it. This is an example of turbulent flow. तो बस डायग्राम दे दी, हेडिंग दे दी turbulent flow, और turbulent flow में ऐसा ही हम लिख रहे हैं कि यहाँ बढ़िया लेमिनार फ्लो आ तो रहा था, पर रास्ते में आपने एक प्लेट रख दी, तो ये इसका रैंडमनेस कुछ भी हो गया यार, कुछ भी. ये वाले पार्टिकल तो यहाँ रुक गया, ये पार्टिकल यहाँ जा रहा है, ये पार्टिकल यहाँ जा रहा है, और इनमें से भी पानी यहाँ कुछ टपक रहा है, इनमें से भी पानी यहाँ कुछ टपक रहा है. ये टर्बुलेंट फ्लो है. अब ये रैंडम डायरेक्शन में जा रहा है. A jet of air striking a flat plate, ये flat plate है, ये jet of air है. फ्लूइड में हम एयर या गैस दोनों की बात, एयर या गैस या लिक्विड दोनों की बात कर सकते हैं. प्लेस परपेंडिकुलर टू इट, दिस इज एग्जांपल ऑफ टर्बुलेंट फ्लो. यहाँ पे सब रैंडमनेस हो रही है, कौन कहाँ जा रहा है और इसकी वेलोसिटी के बारे में कुछ डिफाइन नहीं है. बस हम आगे चलेंगे, जब विस्कोसिटी के बारे में सारी बात पढ़ लेंगे, जब विस्कोसिटी के बारे में सारी बात पढ़ लेंगे, तो टर्बुलेंस और जो लेमिनार फ्लो है, जो स्टेडी फ्लो है, दैट इज रिलेटेड बाय अ नंबर कॉल्ड रेनॉल्ड्स नंबर. अभी मैं इसका फॉर्मूला तो नहीं दे रहा आपको, एक हेडिंग दे दीजिए, रेनॉल्ड्स नंबर.
It determines whether the fluid flow is streamlined or turbulent, is steady or turbulent. रेनॉल्ड नंबर अगर एक लिमिट से ज्यादा है तो हम इस फ्लो को टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। ये फिलहाल शायद डायरेक्टली एनसीईआरटी नए एडिशंस के एनसीईआरटी टेक्स्ट में या नहीं, ये एनसीईआरटी टेक्स्ट में नहीं दिया है, पर एक्सरसाइजेस में इसके न्यूमेरिकल्स दिए हैं। एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस में इसके न्यूमेरिकल्स दिए हैं। और सबसे बड़ी बात है नीट का और जेई का जो सिलेबस आता है एग्जाम के जस्ट पहले एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, उसमें ये मेंशन। तो रेनॉल्ड नंबर अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो जाता है। हालांकि अभी हम इसके बारे में कुछ ज्यादा पढ़ नहीं पा रहे हैं। जब विस्कोसिटी का टर्म पढ़ लेंगे तो हम आपको इसका फॉर्मूला देंगे। एनसीईआरटी का जो नया एडिशन है उसके टेक्स्ट में से शायद ये मिसिंग है। एक्सरसाइजेस में इसके न्यूमेरिकल्स हैं और सिलेबस में ये मेंशन रहता है। आपको असली काम की चीज है जो एग्जाम के पहले जब भी एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे होते हैं उसके साथ सिलेबस दोबारा आता है, तब जाके एक्चुअली पता पड़ता है कि और उसको कोई पढ़ता नहीं। जो टीचर पढ़ा रहा है वही सिलेबस मान लिया जाता है और कभी कभी टीचर से भी चूक हो जाती है। जो टीचर पढ़ा रहा है वही सिलेबस मान लिया जाता है और जो एनसीईआरटी में दिया है वही सिलेबस मान लिया जाता है। आप नीट का सिलेबस या जेई का सिलेबस कभी कोई पढ़ता ही नहीं, और सिलेबस ही नहीं पढ़ रहे तो तुम क्या तैयारी तुम करोगे और क्या तुम्हारा टीचर कराएगा। रेनॉल्ड नंबर क्या होता है एग्जैक्टली तो मुझे नहीं मालूम, पर ये फ्लूइड फ्लो कैसा है वह डिटरमिन करता है। इट गिव्स फॉर्मूला ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी, इट गिव्स फॉर्मूला ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ विस्कोसिटी। It gives a formula of critical velocity in terms of viscosity. हमने ये तो पढ़ा था कि अगर वेलोसिटी क्रिटिकल से कम है तो फ्लो स्टेडी है, और अगर वेलोसिटी क्रिटिकल से ज्यादा है तो फ्लो टर्बुलेंट है। तो रेनॉल्ड नंबर को और ढंग से पढ़ा जाएगा समय आने पर इसी चैप्टर में, जब हम विस्कोसिटी का कम से कम उसे लिखना सिखा देंगे कि विस्कोसिटी को, फ्लूइड की विस्कोसिटी को लिखा कैसे जाता है। ऑलराइट गाइस, दैट इज ऑल अबाउट इट। आज हमने केवल यही पढ़ा, कंटिन्यूटी इक्वेशन, एक तो एरिया इनटू वेलोसिटी कांस्टेंट है, और एक फ्लो रेट का क्या मतलब है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, यानी एरिया इनटू लेंथ अपॉन टाइम, यानी एरिया इनटू वेलोसिटी, और वॉल्यूम फ्लो रेट की यूनिट है मीटर क्यूब पर सेकेंड। थैंक यू, बाय बाय।